ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित भी मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो आज से शुरू की जा रही है, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार। और दोस्तों टेलीग्राम का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम है आराध्या आरएस एकेडमी, ठीक है, उससे जरूर जुड़े। देखिए सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पहला प्रश्न, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? बताइए, जनगणना 2011 से संबंधित ये प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना से संबंधित। अब यहाँ पर कौन सा एक सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है इसमें। देखिए 100% राजस्थान की जनसंख्या के अंदर देखिए हिंदू यहाँ पे 79.93% दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। हिंदू है वो दोस्तों 88.49% पर है हिंदू। मुसलमान यहाँ पर 20.07%, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। मुसलमान है वो कितने प्रतिशत पर है? यानी कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या की 9.07% है। और ईसाई ईसाई की दोस्तों जो जनसंख्या प्रतिशत है राजस्थान में वो है दोस्तों 0.14%, 0.14%। और यहाँ पर देखिए सिख 1.27%, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का ये प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ चौथा नंबर का ही सही था। सेकंड नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? देखिए प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष में खोला गया था? तो दोस्तों ये 11 अगस्त 1873 को खोला गया था दोस्तों। 11 अगस्त 1873 को भरतपुर में खोला गया था दोस्तों, ठीक है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 1874 के अंदर 1874 के अंदर प्रथम ट्रेन चली थी बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में, ये भी याद रखना है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। कहां पर है? चूरू में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? दोस्तों राजस्थान में शुष्क पाई जाती है, अर्ध शुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, अति आर्द्र पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय नहीं पाई जाती। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गोमती में। दोस्तों किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों गोमती नदी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? बताइए कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांडी बहती है, सुखड़ी बहती है, लूनी बहती है, लेकिन यहाँ पर मेनाली यानी कि ये जो मेनाली नदी है ये नहीं बहती दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का जो सर्वोच्च शिखर है वो इनमें से कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसराना भाकर। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 839 मीटर है। कितनी है? 839 मीटर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। दोस्तों इनका सही क्रम है वो अपने को पहचानना है। यहाँ पर देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? 1 नंबर पे दोस्तों सिलोन आएगा। 1 नंबर पे सिलोन आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर ऊपर गंगानगर देखिए, उधर उधर कोना गांव। तीसरे में जैसलमेर में देखिए यहाँ पे कटरा गांव। और चौथे में बोरकुंड बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये क्रम है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है? कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है? तो दोस्तों असंगत कौन सा है? देखिए पुष्पक महल है वो सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही बात है।
जूना महल है वो डूंगरपुर में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अबेड़ा महल अलवर, ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों अबेड़ा महल है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में। अबली मिनी का महल कहाँ है, तो दोस्तों कोटा में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये अलवर गलत दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया। यानी बताइए दोस्तों, यानी कि फुहारा सिंचाई पद्धति है वो अनिवार्य कौन सी परियोजना में बना दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा नहर परियोजना में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब जारी की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब जारी की गई, तो दोस्तों यह नीति 2006 में जारी की गई थी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2006 में। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में नए जल संभर यानी कि वाटरशेड के चुनाव में निम्न में से किस मापदंड को सर्वाधिक वरीयता या महत्व दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे नए जल संभर के चुनाव में दोस्तों किस मानदंड को सर्वाधिक महत्व या वरीयता दी जाती है, तो दोस्तों वह क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो उसको दोस्तों महत्व है वो दिया जाता है इसमें। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशतता अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशतता अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है, तो दोस्तों अवरोही क्रम इसमें हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू। गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार है दोस्तों जिलों का अवरोही क्रम। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो किस वर्ष गठित किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष गठित किया गया, ये 1975 में गठित किया गया दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1975 में ये गठित किया गया। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ नहर है, एक तरफ है परियोजना है तो दूसरी तरफ है नहर है। यहाँ पर देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना, दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना ये इससे कौन सी नहर है वो निकाली गई है दोस्तों, तो वो है इसमें बिस्त दोआब। बिस्त दोआब। और चंबल से दोस्तों दिगोद, और व्यास से इसमें हो जाएगा व्यास सतलज लिंक, और इंदिरा गांधी नहर से दोस्तों जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, CDAB। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, CDAB इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया, तो दोस्तों ये जयपुर में किया गया आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में किया गया। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं थियोसॉल्स भी कहलाती है। किस प्रकार की मृदाएं थियोसॉल्स भी कहलाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पर्वतीय मृदाएं है ये दोस्तों थियोसॉल्स भी कहलाती है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां है तो वो कौन सी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए माही और गंभीरी है, ये दोस्तों क्या है, ये आंतरिक प्रवाह वाली दोस्तों नदियां नहीं है। ठीक है, कांतली और साबी ये दोनों अंतर प्रवाह वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर ब और स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब और स कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3 कह ख ग। अपने को बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। आगे देखिए
भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। गलत हो जाएगा दोस्तों। हाड़ौती का मैदान दोस्तों किस किस को बोलते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान बोलते हैं। यहाँ पर ये भरतपुर जिले का ये क्षेत्र है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, गंगानगर जिले के मैदानी भाग को गगर का मैदान कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है? क और ग, ये इसमें क्या है? सही है, क और ग। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क और ग सही है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। कारण देखिए, तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा? दोस्तों इसमें देखिए, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू के रेत के टीले पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, बिल्कुल सही है। मिट्टी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो वह है दोस्तों पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। आगे देखिए, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बताइए, वह देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो दोस्तों इसमें उदयपुर नहीं थी। 9 रियासतों को शामिल किया गया था लेकिन उसमें उदयपुर नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा ये सभी थी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता का नाम बताइए जिसने पंछड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। यानी कि दोस्तों उस अपने को उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने पंछड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन? माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का हो गया। 24 देखिए, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दोस्तों ये सभा दे रखी है, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दे रखे है। सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो कब हुई? तो ये 1918 में हुई। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो कब हुई? तो दोस्तों ये 1919 में हुई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। और मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई? तो दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। और आचार सुधारणी सभा की जो स्थापना है वो 1910 में हुई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुटुंबा समय अगर अपन देखें तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4321। 25 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गोगा जी की हुई थी, तेजा जी की हुई थी, बाबू जी की हुई थी, लेकिन हड़बू जी की नहीं हुई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है दोस्तों अंगरखी से संबंधित है। ये 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंगरखी से संबंधित है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? तो दोस्तों ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंध स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? वो अपने को असत्य बताना है कि कौन सा पशु मेला है वो कहाँ नहीं बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। सारणेश्वर पशु मेला ये गलत हो जाएगा, नागौर इसमें गलत दे रखा है। कहां पर बढ़ता है ये दोस्तों? ये सिरोही जिले में बढ़ता है। कहां पर है? सिरोही जिले में।
तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 29 नंबर का प्रश्न है, कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये दोस्तों राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। 1 नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलुग खां कहाँ का सूबेदार था? अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलुग खां कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों कहाँ का सूबेदार था उलुग खां? तो यहाँ यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना का। बयाना का सूबेदार था दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? बताइए, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो दोस्तों वो की थी महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक के लेखक है वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रामावतार अग्रवाल। रामावतार अग्रवाल। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। दोस्तों तेदड़ आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों ये स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रावणहत्था, सूरमंडल, कामायचा, ये तीनों के तीनों है वो दोस्तों तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन सतारा है वो दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? बताइए दोस्तों, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में कब लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दोस्तों ये सवाई भोज का मेला है वो लगता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो दोस्तों कौन संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रामानुज। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रामानुज। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? कूड़ा पंथ के प्रणेता है वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन थे कूड़ा पंथ के प्रणेता? तो वो थे राव मल्लीनाथ। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राव मल्लीनाथ। 38 नंबर का प्रश्न है, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों वे 14वें उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14वें उपराष्ट्रपति है। 39 नंबर का प्रश्न है, किस स्थान पर दयानंद ने यानी कि किस स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर की थी? उदयपुर में की थी। कब की थी? 1883 ईस्वी में की थी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। भरतपुर का जाट नेता जिसने किसानों को यानी शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम है देशराज। क्या नाम है? देशराज। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग 3 के अंदर दोस्तों अपन भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। ध्यान पूर्वक विचार करना है। यहाँ पर देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग थी। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक ही कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए?
बताइए कौन सी समिति ने यह सुझाव दिया था कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ये सुझाव दिया था। 3 नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, राज्य के सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए संविधान में 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये अपना पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा हो और उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो उपयुक्त संबंध में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसमें दोस्तों कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो इसमें निजता, दोस्तों निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए। तो वो है ब्रिटेन के संविधान ने। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान ने। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है वो 5 प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए यहाँ पर कथन दे रखे हैं 3 और अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है सही है। तो सही कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर को देना है, तो दोस्तों यहाँ पर तीनों सही है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सभी सही है। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। इसमें अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है दोस्तों, अधिकतम संख्या है वो निर्धारित है नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो दोस्तों ये कौन सी विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो ये किया गया था छठी विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, छठे विधानसभा चुनाव में किया गया था दोस्तों ऐसा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एम.एल. लाठर। एम.एल. लाठर है ये दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त है, और 3 दोस्तों सूचना आयुक्त है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त 1 है और 3 सूचना आयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एम.एल. लाठर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? निम्नलिखित विकल्पों में 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए न्यायमूर्ति आनंद नारायण कोल कोटा,
तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं 1949 में उच्च न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 11 न्यायाधीशों ने दोस्तों शपथ ली थी, जिसमें अधिकतर ने, जो ये मुख्य न्यायाधीश को आप छोड़ दीजिए, बाकी के जो न्यायाधीश है इन्होंने अधिकतर ने रियासतों का नेतृत्व किया दोस्तों। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल है, इनका संबंध है वो दोस्तों अलवर से है, कोटा से नहीं है। और न्यायमूर्ति के शर्मा ये भरतपुर से थे, बिल्कुल सही बात है। न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त ये अलवर से, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बीकानेर से थे। कहां से थे, बीकानेर से। और न्यायमूर्ति शेमचंद गुप्ता ये दोस्तों बीकानेर, ये भी इसमें गलत हो जाएगा, ये दोस्तों कोटा के थे। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए भाग 5 के अंदर अपन है वो दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को दोस्तों शेयर जरूर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो वो हिस्सा है दोस्तों आइरिस। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइरिस। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक है वो कौन सा है? तो वो है के है वो प्रतीक है पोटेशियम तत्व का। और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक है वो है 19, ये भी याद रखना। 4 नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको कहते हैं कार्बन पद चिन्ह। कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन पद चिन्ह। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी टीका कौन सी बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये डी का मतलब डिप्टीरिया, पी का मतलब पर्टोसिस और टी का मतलब टिटनेस। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लेटलेट्स। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन देखिए भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आपको एक YouTube चैनल के बारे में बताता हूं जिसका नाम है मूमल क्लासेज। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित कंटेंट ही देखने को मिलेगा, तो आप करंट अफेयर से संबंधित क्लासें वहां जाके जरूर देखें। मूमल क्लासेज YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। करंट अफेयर से संबंधित अगर आप 10 प्रश्न है वो सही करना चाहते हैं तो दोस्तों उस चैनल के साथ में जरूर जुड़े। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का दुग्ध शहर यानी कि मिल्क सिटी कहा जाता है? भारत का दुग्ध शहर यानी कि मिल्क सिटी है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है दोस्तों किसको? तो दोस्तों ये कहा जाता है आणंद को। किसको? आणंद को कहा जाता है ये भारत का दुग्ध शहर यानी कि मिल्क सिटी। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्न में से राजस्थान का जोड़ीदार राज्य कौन सा है? राजस्थान का जोड़ीदार राज्य है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का जोड़ीदार राज्य है वो है असम। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, असम। 58 नंबर का प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? 2024 पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों भारत का स्थान इसमें 71वां था। कौन सा था? 71वां। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? 5G सेवाओं का शुभारंभ किया तो दोस्तों ये वर्ष 2022 में किया। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2022 में किया था 5G सेवाओं का शुभारंभ। आगे देखिए मुख्यमंत्री स्वच्छ रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों ये किया गया 14 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वच्छ रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। 4 नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का भाग है जिसमें अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया कहां पर? उदयपुर में किया गया दोस्तों। ये मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ है वो कहां से किया गया दोस्तों? उदयपुर से किया गया। ठीक है, याद रखना। 14 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री अमृत योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी, अमृत आहार योजना की। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, राज्य में एग्री स्टेक योजना अंतर्गत किसान रजिस्ट्री शिविर कब आयोजित किए गए? राज्य में एग्री स्टेक योजना अंतर्गत किसान रजिस्ट्री शिविर कब आयोजित किए गए? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये आयोजित किया गया दोस्तों 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक। 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, और इन शिविरों में दोस्तों किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट किसान आईडी है वो बनाकर दी गई है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी से 31 मार्च 2025। 2 नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, जल संचय के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत राजस्थान में कब की गई? जल संचय के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की राजस्थान में शुरुआत कब की गई? दोस्तों ये की गई कब? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए। तो ये 15 जनवरी 2025 को। ठीक है दोस्तों, 15 जनवरी 2025 को कर्म भूमि मातृभूमि अभियान की जो शुरुआत है वो राजस्थान में की गई जल संचय के लिए। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये अभियान है वो प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से शुरू किया गया है। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है वो कौन सा है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए सिल्वन पार्क का नाम बदलकर श्री केशव सिल्वन पार्क है वो किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सिटी नेचर पार्क फतेहपुर का नाम श्री बुद्धगिरी सिटी नेचर पार्क किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जयपुर, अलवर, भरतपुर व अजमेर में एक एक बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया डॉक्टर मधुकर गुप्ता को, डॉक्टर मधुकर गुप्ता को। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस विकल्प से दस्तावेज में इमेज, आकार और अन्य ग्राफिक डाले जा रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस विकल्प से दस्तावेज में इमेज, आकार और अन्य ग्राफिक डाले जा रहे हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों वो है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट में एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? एकदम दाहिने स्थान पर दोस्तों क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों वो है वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर
का उपयोग है वो किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कुंजी का उपयोग संदर्भित सेल्स के निरपेक्ष और सापेक्ष मोड के बीच टॉगल करने के लिए किया जाता है। कुंजी का उपयोग संदर्भित सेल्स के निरपेक्ष और सापेक्ष मोड के बीच टॉगल करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें F4। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, F4। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो वो है दोस्तों स्पीकर। स्पीकर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। फटाफट देखिए, देखना दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है बताइए? राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर है वो दोस्तों विभाग का नाम लिखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों अशुद्ध वाक्य, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, युवकों को आगे आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये अपना पहला ही वाक्य है वो इसमें यानी कि अब देखिए नौजवान तो युवक ही होंगे, तो या तो ऐसे होना चाहिए था कि नौजवानों को आगे आना चाहिए या युवकों को आगे आना चाहिए। ठीक है, तो युवक तो नौजवान ही होंगे, तो इसमें दोनों में ये दोनों नहीं आ सकते दोस्तों, नौजवान और युवक। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही इसमें क्या है? अशुद्ध है। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर चौथा नंबर का जो शब्द है ऐतिहासिक, ये शब्द शुद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोविडेंट फंड वेतन निधि नहीं होता, भविष्य निधि होता है दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी एक्यूजन अभियोग, एकेडमिक शैक्षणिक और कॉन्डेमन अनुपयोगी, ये बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्राण सूखना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है? बताइए, निम्नलिखित वाक्य में प्राण सूखना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण सूखना, यानी कि दोस्तों सांप को सामने देखकर समीर के प्राण सूख गए। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत लोरी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपतय का, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं अधितय का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधितय का बोलते हैं। ठीक है, और गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतव्यासी और वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ, तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सही नहीं दे रखा है। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा हुआ है? तो दोस्तों सही विलोम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अमर का मर्त्य, अमर का मर्त्य, ये दोस्तों सही विलोम लिखा हुआ है। सकल का दोस्तों निष्कल हो जाएगा या विकट हो जाएगा। कोप का मतलब होता है कृपा, ठीक है, दया, दोस्तों यहाँ पर ये गलत दे रखा है। पिपासा का दोस्तों विलोम हो जाएगा तृप्ति, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों धनुधर, धनुधर है ये, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। मध्वा, सुरपति और पर्वतारी, ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची है। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दधि शब्द है, दधि शब्द है, तो दोस्तों ये तत्सम शब्द है दधि। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर रिक्शा शब्द है वो दोस्तों क्या है? विदेशी शब्द है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 81 नंबर का प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग दोस्तों इसमें देखिए कोआ, खरगोश और मंडल, ठीक है, ये तीनों शब्द है वो दोस्तों पुल्लिंग है। वही बेचारा या बेचारी लगा के आप, बेचारा लगा के आप देख लीजिए, बेचारा कोआ, बेचारा खरगोश और बेचारा मंडल, तो ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो अब हार में लगा के देखिए बेचारा हार, तो बेचारा हार नहीं होता, बेचारी हार, बेचारी पायल, बेचारा पुखराज। ठीक है, तो जहां पर री की मात्रा लगे, ठीक है,
वो स्त्रीलिंग और रा की मात्रा आए तो वहां पर दोस्तों पुल्लिंग। बेचारा और बेचारी लगा के चेक कर लेना। बेचारा पुल्लिंग, बेचारी स्त्रीलिंग। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं क्या? बताइए। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विचार शब्द से निर्मित विशेषण शब्द होगा। विचार शब्द से निर्मित विशेषण शब्द होगा तो वो हो जाएगा वैचारिक। क्या हो जाएगा? वैचारिक। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोई आया है, कौन सा सर्वनाम है? कोई आया है, कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कोई है वो अनिश्चयवाचक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों इसमें क्या है? पर्वत। पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? सपोला शब्द में मूल शब्द है सांप और प्रत्यय है दोस्तों ओला। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्दों में एक सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस विकल्प के सभी शब्दों में एक सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों वो जाएगा इसमें निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल। निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो प्रेरणा प्लस आस्पद। प्रेरणा प्लस आस्पद। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सडानंद, सड प्लस आनंद, सड नहीं होता, सठ प्लस आनंद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सठ प्लस आनंद, सठ प्लस आनंद, सडानंद होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। वह बहुत धीरे भाग रहा था। वह बहुत धीरे भाग रहा था, यानी कि ही वॉज रनिंग वेरी स्लोली। ही वॉज रनिंग वेरी स्लोली। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। वह बाल बाल बचा। वह बाल बाल बचा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही हैड ए नैरो एस्केप। ही हैड ए नैरो एस्केप। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, चूज करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें देखिए, ही इज जूनियर मी। ही इज जूनियर मी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज जूनियर टू मी आएगा। इसमें क्या आएगा? टू मी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज रॉन्ग यू। व्हाट इज रॉन्ग यू, तो रॉन्ग के साथ में दोस्तों विथ का प्रयोग होगा। विथ यू आएगा इसमें। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल भरना है। वाटर मस्ट बी प्योर इफ इट इज सो बी ड्रंक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, इसमें कोई भी आर्टिकल है वो नहीं आएगा। वाटर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों यहाँ पर है ए गुड ब्रेकफास्ट आएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न है, फाइंड द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग अपने को बतानी है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, गार्जियस, सॉरी गरेजियस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रेगरियस। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फोर गिवन सेंटेंस। अपने को बताना है कि इन 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नो वन कैन हेल्प मी नाउ। नो वन कैन हेल्प मी नाउ। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विच सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस। विच सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों शी लव्ड टू रीड बुक एंड मैगजीन्स। शी लव्ड टू रीड बुक्स एंड मैगजीन्स। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, व्हाई डू यू वांट द जॉब इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो दोस्तों इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड द जॉब। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सुनीता सेड अनीता इज राइटिंग लेटर्स। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सुनीता सेड दैट अनीता वाज राइटिंग लेटर्स। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, काइंडली ग्रांट मी ए वीक्स लीव। पेसिव बनाना है तो इसका पेसिव बनेगा दोस्तों क्या, ए वीक्स लीव में काइंडली बी ग्रांटेड टू मी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन, चेंज टू पेसिव। दोस्तों चेंज टू पेसिव में करना है तो इसका पेसिव बन जाएगा दोस्तों द कंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डू यू नाउ हु ओवर नेशनल एंथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज रिटर्न आ जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए fill in the blank space in the sentence by choosing the correct form of the verb tense from the given options। दोस्तों यहाँ पर देखिए सी के आगे और द के पीछे दोस्तों आपको यहाँ पे खालिस्तान लगाना है। ठीक है, तो देखिए एज सून एज सी, फिर खालिस्तान है द बुक सी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फिनिश्ड आएगा। क्या आ जाएगा, फिनिश्ड। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों राम श्याम और घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है। तो राम की आयु कितनी है, सीधा सा है भाई। 3 व्यक्ति है, इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो 3 × 20 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अनुपातों का योग यहाँ पर दे रखा है 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 अनुपातों का योग हो गया। यानी कि 60 में आप 10 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 6। तो राम की आयु, राम को कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे राम का अनुपात कितना है 2, तो 6 × 2 कर लीजिए कितना 12, और इसका 6 × 3 कर लीजिए 36 18, और 6 पंजे 30। ठीक है, ये तीनों की आयु हो गई। तो यहाँ पर राम की आयु कितनी है 12 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m + n संख्याओं का औसत है। बताइए, तब m + n संख्याओं का औसत है वो क्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है देखिए mn औसत हो जाएगा दोस्तों इसका mn। ठीक है, क्या हो जाएगा mn। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न, एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी तथा उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो उसका लाभ प्रतिशत है, जैसे कि माना कि कार का अंकित मूल्य है वो दोस्तों 100 रुपए है। ठीक है, तो अपने को क्रम मूल्य निकालना है। तो क्रम मूल्य निकालना है तो दोस्तों यहाँ पे 4/5 दे रखा है। तो इसमें दोस्तों 4 इंटू दोस्तों 100/5 करना है। तो इसका क्रम मूल्य निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना 80। 4/5 वहां पर दे रखा है। ठीक है, तो अपन ने ऐसे ही किया, क्रम मूल्य निकाल लिया इसका 80। अब विक्रम मूल्य निकालना है दोस्तों इसका 12%, अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दिया। ठीक है, तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना था 100 रुपए था। ठीक है, और उसके ऊपर 12% अधिक में बेच दिया, यानी कि उसको 112 रुपए में बेचा। अब दोस्तों यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। वस्तु का क्रम मूल्य कितना है 80 रुपए में उसको खरीदा।
अंकित मूल्य उसके ऊपर 100 रुपए था, बेचा उसको 112 में, भाई कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? तो इसको हुआ दोस्तों 32 रुपए का प्रॉफिट। तो यहाँ पर 32/80 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो गया दोस्तों? 40% इसमें आ जाएगा क्या लाभ। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1440 इंटू 100/90 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों इसका विक्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1600 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब 1600 का दोस्तों आप 15% निकाल लीजिए, 1600 इंटू 115, 1600 इंटू 115/100, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1840। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1840। 110 नंबर का प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, इसकी परिणामी भिन्न 1/20 है तो मूल भिन्न है। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, इसकी परिणामी भिन्न 1/20 है तो मूल भिन्न है। तो मूल भिन्न है, तो दोस्तों मूल भिन्न क्या हो जाएगी इसकी? देखिए, अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर इसकी दोस्तों मूल भिन्न हो जाएगी 1/3/4, 1/3/4। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर है दोस्तों, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो भाई देखिए, यहाँ पे अपने को 100 माइनस दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों 35 प्लस 25 प्लस 10, देखिए सॉरी, 35 प्लस 25 माइनस 10 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों कितना हो गया? 35 में 35 और 25 60, 60 में से 10 गए तो कितने बचे? 50। तो यहाँ पे 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत 50 है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर प्रश्न है, 4.5 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए की राशि पर 81 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? सीधा सा है भाई, अपने को समय निकालना है। मूलधन अपने पास दे रखा है 450, लाभ अपने को यानी कि ब्याज दे रखा है 81, दर अपने को 4.5% दे रखी है। तो यहाँ पर समय निकालेंगे तो समय निकालने का सूत्र क्या है? 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। तो 100 इंटू 81 बटे मूलधन इंटू दर 450 इंटू 4.5, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सॉरी 4 नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न है, 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज है वो प्रति छमाही दे है, प्रति छमाही दे है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 8,000 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105, भाई दर तो आती हो जाएगी और समय दुगना हो जाएगा, तो 1.5 वर्ष की जगह 3 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 इंटू 105 बटे 100 माइनस आपको करना है 8,000। ठीक है, तो ये अब उत्तर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना? तो 1261 आ जाएगा दोस्तों। इसमें कितना? 1261 है वो ब्याज होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 3:5 में 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 5:6 हो जाए? बताइए। अब यहाँ पे 3 और 5 है। ऑप्शन के अनुसार देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें चलो आप ऑप्शन ही ले ली। देखिए कि इसमें 13 जोड़े, ठीक है, तो ये हो गया कितना? 16। तो 16 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अगर अपन इसमें 7 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे 5:6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन 7 जोड़ते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 7 जोड़ते हैं तो दोस्तों कितने हो जाएगा? 12। तो ये 5 से कट रहे हैं क्या?
देखिए ये सॉरी 2 से ये 5 बार कटा और ये 6 बार कटा, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लगा के देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 5:6 आ रहा है। आगे देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सीधा सा है, 96 इंटू 1296 बटे कितना हो जाएगा? 864। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें दूसरी संख्या निकालनी है तो 144। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 144। आगे देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 तथा में से 35 है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा में से 35 है। संख्याओं का लस्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों संख्याओं का लस्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2, 3, 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 30, ठीक है। तो 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ को दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1050। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, 117 नंबर प्रश्न है, तीन साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200, 13,800 और 19,200 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपए के कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों बी का हिस्सा, भाई इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो इनका अनुपात दोस्तों निकलेगा 17:23:32, ठीक है। इनको आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए 17 से सब कट रहे हैं, तो ऐसे इसको काट लीजिए दोस्तों, ठीक है। अनुपातों का योग हो जाएगा 72। बी का लाभ निकालना है, बी का अनुपात कितना है? 23। तो यहाँ पर 23/72 इंटू 50,400, बस काट लीजिए इसको। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 16,100 आ जाएगा, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 2 आदमी और मिला लिए जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए 8 आदमी एक काम करते हैं 40 दिन में, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 8/10, बस काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 32 दिन आ जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाई गति बढ़ने के बाद में चाल कितनी हो जाएगी? 50 + 10 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और मान लीजिए बस द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है? x किलोमीटर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x/50 बराबर x + 20/60। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6x बराबर 5x + 100। तो बराबर x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा दोस्तों 100। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 2004 से 2008 तक कितने प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई? तो दोस्तों बताइए कितने प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई? देखिए यहाँ पे 50% है, सॉरी 500 और यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे कम है वो कितना? 150। तो 500 - 150 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 350। तो दोस्तों 350 बटे 150 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 233.3% की इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों